इंडियन इको स्टार्ट की, और इंडियन इको का फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। हमने कहा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई, और जब डेवलपमेंट के बारे में समझना है तो आज किसी के प्रेजेंट को जानना है और उसके फ्यूचर को अच्छे से समझना है तो उसके पास्ट के बारे में पता होना जरूरी है। हमने बात करी थी क्या होना चाहिए आपके पास में, अगर कोई स्टूडेंट के 40 से 85 आए तो उसका इम्प्रूवमेंट, और अगर किसी स्टूडेंट के आपके पास 80 से 85 आए तो उसका फिर आपके पास में इम्प्रूवमेंट कम होगा। तो आपको पास्ट के बेसिस पे पता चलेगा कि उसका आपके पास में डेवलपमेंट कैसा रहा है। तो इस बुक का मेन जो फोकस है वो आपको फैमिलराइज करना है कि इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई है, ठीक है। उसके पास्ट के बारे में, उसके प्रेजेंट को पढ़ने के लिए और फ्यूचर को समझने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए आपको पास्ट के बारे में पता होना जरूरी है। इसलिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको ब्रिटिश रूल के दौरान का पढ़ाया गया है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उस टाइम इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, क्या 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 हुआ, उन्होंने कैसे इंडिया में एक्सप्लॉइटेशन किया। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 से लेकर 1990 तक क्या क्या पॉलिसीज हमने अडॉप्ट करी। और 1991 में मैंने आपको बताया था कि हमें रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े थे, वॉलेंटरी या कंपलसरी, मैंडेटरली हमको लेकर आने पड़े। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर फाइनेंस जो फॉरेन एक्सचेंज लेवल था वो इतने दिन का, मीन्स 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स को भी हम फाइनेंस करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। इंटरेस्ट पे करना और रीपेमेंट करना तो दूर की बात है। तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, पैसा चाहिए था कंट्री को, कोई देने को, लोन देने को तैयार नहीं था। तो फिर इंडिया ने अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, और उन्होंने इंडिया को कहा लोन तो दे देंगे, $7 बिलियन का लोन तो दिया उन्होंने, लेकिन कंडीशंस लगा दी कि आपको अपनी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इंडिया के पास कोई ऑप्शन था नहीं इससे सिवाय हाँ भरने के कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, हम अडॉप्ट करेंगे, हम चेंजेस लेकर आएंगे। तो 1991 के अंदर उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लगा दिए कि आपको किसी के भी इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट इवन एज यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पास्ट को समझना जरूरी है। हमने कहा ब्रिटिशर्स ने इंडिया में तकरीबन कितना राज किया, कितने टाइम तक रूल किया, ऑलमोस्ट फॉर 2 सेंचुरीज, दैट इज 200 साल के आसपास उन्होंने यहाँ पर राज किया। इंडिया गॉट फाइनली इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ये आपने पढ़ लिया था। फिर हमने कहा जो सोल पर्पस था ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का, वो क्या रीजन था कि वो यहाँ क्यों आए, क्योंकि उनके वहाँ क्या चल रहा था उस टाइम पर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो उनको अपने इंडस्ट्रियल बेस को क्या करना था, एक्सपेंड करना था। उनको अपने इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपेंड करना था। बीएसटी पढ़ना था तो घर पे पढ़ लेते, पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो डिस्टर्ब तो नहीं होते कम से कम। अगर बीएसटी घर पे पढ़ लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पढ़ना चाहो योर विश पढ़ लो। हमने कहा ब्रिटिश रूल के टाइम पर, हमने कहा ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज तक उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल किया। ब्रिटिशर्स का इंडिया पर रूल करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ था कि उनके यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को तेज करने के लिए, कि उनको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या चाहिए, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, सस्ता रॉ मटेरियल, और एक अच्छा फाइनेंशियल फिनिश गुड्स का मार्केट चाहिए। तो अपन ने कहा, उन्होंने देखा कि इंडिया में ये उनको दोनों चीजें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, रॉ मटेरियल सप्लायर। तो उन्होंने सोचा कि हम इंडिया को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर कर, कि इंडिया हमें सस्ता रॉ मटेरियल सप्लाई कर दे और हमारे फिनिश गुड्स को भी खरीद ले। The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base. An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades. तो आपको ये समझना जरूरी है कि ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट कितना किया, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि वहां से आज हम जहां पर हैं तो हमने एक्चुअल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की है तो कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की है। यहां तक कोई दिक्कत? ये हमने बात करी। इसके बाद अपन बात करें इसी में ही, तो हमने क्या कहा, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो हमने कहा कि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले
इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी और मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था आपके पास, एग्रीकल्चर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम बाकी एक्टिविटीज में बिल्कुल इंडल्ज नहीं थे। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए भी काफी वर्ल्ड फेमस थे, और स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए तो हम वर्ल्ड फेमस थे। तो वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और क्यों वेल नोन थे, क्योंकि जो फाइन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम यूज करते थे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और हमारे यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर वेल नोन थे। वर्ल्ड वाइड मार्केट था हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के केस में। ये सब अपन ने बात करी। फिर अपन ने यहाँ बात करी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स ने फॉलो करी, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा से क्या रहा, अपनी कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एंड प्रमोट करने का। more concerned, the economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. उनको इंडियन इकोनॉमी से तो कोई मतलब ही नहीं था। वो तो अपने क्या चाहते थे, यहाँ पर अपनी जो कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, वो तो उसको चाह रहे थे कि उसको कैसे तेज किया जा सके। ठीक है। हमने कहा उन्होंने ऐसी पॉलिसीज फॉलो करी जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटिशर्स को क्या पड़ी थी इंडिया की, तो उन्होंने कभी इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने के लिए कोई एफर्ट्स किए ही नहीं। लेकिन क्या कुछ इंडिविजुअल लोगों ने, कुछ इंडिविजुअल स्कॉलर्स ने किया था। कितने लोग थे, 5 लोग थे, विलियम डिकबाय, फिनले सीरस, आरसी देसाई, दादा भाई नारोजी और वीके आरवी राव। क्या इन सब के जो रिजल्ट्स आए वो बड़े कॉन्ट्राडिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स थे। इन सब में से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट किसका माना गया, वीके आरवी राव का माना गया। हाँ, सबके रिजल्ट इन कॉन्ट्राडिक्टिंग और इनकंसिस्टेंट जरूर थे, लेकिन एक बात जरूर कॉमन थी कि जो आपके पास में ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट was less than during the first half of 20th century, वो 2% से भी कम थी। और पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर ये आपके पास 0.5% से भी कम था। तो ये आपको बात समझ में आ गई। फिर अपन ने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर अपन बात करें तो ब्रिटिशर्स के रूल, जब उन्होंने रूल किया यहाँ पर, तब इंडिया मेनली एक एग्रेरियन इकोनॉमी, आज के टाइम पर भी हम कह सकते हैं कि काफी मेजर प्रोपोर्शन जो वर्कफोर्स है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो हमने कहा अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture। ज्यादातर 85% लोग गांव में रहते हैं, और जो गांव में रहते हैं वो क्या करते हैं आपके पास, मेनली यहां से उनके पास में लाइवलीहुड अर्न करते हैं एग्रीकल्चर से। फिर अपन ने बात करी कि भाई इतने ज्यादा पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशन होने के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेशन शो कर रहा था, कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। इसके रीजंस क्या थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। और प्रोडक्शन लेकिन आपका बढ़ा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन प्रोडक्टिविटी तब भी कम थी। प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, इसलिए नहीं कि हम अच्छे से ग्रो कर रहे थे, प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन जो थी, लैंड अंडर अंडर कल्टीवेशन जो थी, उसको बढ़ा दिया। जब ज्यादा लैंड को कल्टीवेट करेंगे तो ऑब्वियसली इन एब्सोल्यूट टर्म्स तो आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। यहाँ तक इसके पीछे जो रीजन थे वो क्या थे आपके पास, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। और लैंड सेटलमेंट सिस्टम में मेनली कौन सा सिस्टम था बताइए जरा, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में होता क्या था कि ब्रिटिशर्स ने एक पर्सन को विलेजेस पर क्या बना दिया, जमींदार बना दिया। और उस जमींदार का काम क्या था, लोगों से टैक्स कलेक्ट कर कर ब्रिटिशर्स को टैक्स डिपॉजिट कराने का, सबमिट कराने का अप टू अ पर्टिकुलर डेट। और अगर वो ना कराए उस डेट तक तो उसके राइट छीन लिए जाते। तो ये टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट ही ऐसी थी जिसकी वजह से इस जमींदार को क्या करना पड़ता था, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करना पड़ता था। उसको उसकी इकोनॉमिक कंडीशन से कोई लेना देना था ही नहीं।
तो हमने यहाँ पे कहा लैंड सेटलमेंट में मेनली जमींदारी सिस्टम। प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर्स। ना तो जमींदार ने कभी कुछ किया और ना ही ब्रिटिशर्स ने कुछ किया। देखो कल्टीवेटर के पास तो पैसा ही कम बचा, बचा ही नहीं उसके पास, तो मेनली जो पैसा था वो जमींदार और आपके पास ब्रिटिशर्स के पास चला गया। तो अब अच्छा, इसको ये इतनी भी पावर दे दी गई थी कि तुम क्या कर सकते हो, हमें तो बस इतना टैक्स दे दो, बाकी तुम जितना ले सकते हो ले लो। सोचो आप, है ना, कितना एक्सप्लॉयटेटिव यहाँ पर था। एक तो ये था कि अगर डेट से पहले हमें टैक्स दे दो, उसके बाद ये कह रहे थे तुम कितना ही ले लो। तो सोचो जमींदार ज्यादा से ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि उसको तो अपना बेनिफिट दिख रहा था इस वजह से, है ना। जब हम कोई फ्रेंचाइज लेते हैं और हमारे पास भी ऑप्शन हो, मान लो, जब वो हमें कई बार दे देते हैं कि भाई ठीक है हमें तो फिक्स प्राइस दे दो पर स्टूडेंट इतना, उसके बाद तुम जो फीस रखना चाहो ऊपर जितना चार्ज कर सकते हो वो तुम्हारी फीस तुम रख सकते हो। तो ऐसे केस में क्या चाहेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा में बेचेंगे उसको, ऑब्वियसली। तो ये चीज होती है, ये कोई भी इंसान हो वो इसी तरीके का फिर वहां पर उसका बिहेवियर होगा। तो हमने कहा जमींदार को ये चीज कह दी गई कि भाई ठीक है हमें फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी प्राइस चार्ज करें, हमें तो स्पेसिफाइड ड्यू डेट से पहले क्या कर दें, टैक्स पे कर दें, अदरवाइज हम आपके राइट्स ले लेंगे। तो इस वजह से वो क्या करते थे, कल्टीवेटर्स को बड़ा एक्सप्लॉइट करते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन वो क्या करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स। वो जमींदार उनका सिर्फ मेन इंटरेस्ट जो होता था वो रेंट को कलेक्ट करना होता था। हमने कहा डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग द स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, फीलिंग विच द जमींदार्स वाज टू लूज देयर राइट्स, कि अगर आपने डिपॉजिट नहीं कराया एक फिक्स डेट तक ये पैसा, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, आपके राइट्स जो हैं वो लूज कर जाओगे। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, ये तो सिर्फ जमींदारी सिस्टम एक पॉइंट आ गया, दैट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। इसके अलावा और क्या रीजन रहे, और रीजन था आपके पास लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर का नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, हमें मॉनसून पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अच्छा मॉनसून होगा तो अच्छा आउटपुट होगा, और अगर अच्छा मॉनसून नहीं हुआ तो फिर अच्छा आउटपुट नहीं होगा। All added up to the aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agricultural productivity। इन सब से ये हुआ। साथ में हमने कहा उस टाइम पर कुछ ब्रिटिशर्स को अपने यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इंडिगो वगैरह चाहिए था, उनको ड्राई क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, कलरिंग करने के लिए, जो भी है। तो उस केस में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर लोगों को फोर्स किया कि आप फूड क्रॉप्स के बजाय क्या ग्रो करें, आप कैश क्रॉप्स ग्रो करें। बट कैश क्रॉप्स ग्रो करने के बाद भी कल्टीवेटर्स का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक तो इनको पैसा ब्रिटिशर्स को यूज करना था इनको, तो ब्रिटिशर्स वैसे पैसा कम देंगे। दूसरी बात, इनको जो पैसा मिल भी रहा होगा तो इनको अब क्या परचेज करना पड़ रहा होगा अपने लिए, फूड ग्रेन्स परचेज करना है, तो इनका उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और दिस इज नोन एज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, कि सेल्फ के प्रोडक्शन के लिए आप सिर्फ अपनी नीड्स के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे, जब आप प्रोडक्शन फॉर द मार्केट करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर सेल्फ और द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली टू द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। जब आप मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं उसको अपन कहते हैं कि कमर्शियलाइजेशन हो गया है एग्रीकल्चर का। और ऐसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 85% पीपल जो थे, पॉपुलेशन जो थी वो गांवों में रहती थी। अब सोचो 85% पॉपुलेशन गांव में रहकर एग्रीकल्चर कर रही है, तो क्या कोई मार्केट के लिए प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, नहीं। क्योंकि सभी जब अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डिमांड तो है ही नहीं, मार्केट तो है ही नहीं, तो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वर्कफोर्स कम होती जा रही है और बाकी सेक्टर्स में वर्कफोर्स बढ़ती जा रही है। तो क्या लोगों की डिमांड बढ़ी है इस सेक्टर के अंदर, यस। तो इसलिए अब वो खुद के लिए तो प्रोड्यूस करते ही हैं, साथ में मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज नॉन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये पॉइंट अपन ने पढ़ा। और फिर अपन ने इसमें कहा था विच वर यूज टू अल्टीमेटली यूज्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम। तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी, इसके अलावा और भी बहुत से रीजंस है, वो सब देख लिया था। ये यहाँ तक पढ़ा था अपन। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर अपन बात करें तो अब आज हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपके पास स्टेग्नेशन रही, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रहा।
और मेनली ये इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें हम वर्ल्ड फेमस थे अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, वो इंडस्ट्री भी डिक्लाइन हो गई। उस इंडस्ट्री को भी डिक्लाइन किसने किया? ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे इंडिया किसी भी चीज में आगे रहे। तो हमने कहा एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस। ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया ये साउंड इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं कर पाए, है ना। तो इंडिया कुड नॉट डेवलप साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। इवन एज द कंट्री इज वर्ल्ड फेमस, ये बात थी कि इवन जो कंट्री की जो वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज थी वो भी क्या हो गया आपके पास? डिक्लाइन कर गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। पता है कैसे डी इंडस्ट्रियलाइज किया इन्होंने? इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, इन्होंने क्या अप्लाई करी? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के लिए क्या कि अपने प्रोडक्ट्स के लिए अलग टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ किसको बोलते हैं? टैक्स को। इंपोर्ट ड्यूटी, आपको पता है एक कंट्री दूसरी कंट्री से कुछ, हम बाहर से कुछ खरीदते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जब हम बेचते हैं तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। बट इंडिया में एक्सपोर्ट ड्यूटी तो फिलहाल सब पर माफ है, क्योंकि इंडिया क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट्स करें। एक्सपोर्ट करने पर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, और एक कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज बहुत जरूरी है। इस वजह से हमने कहा कि आपके पास में इंडिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी तो माफ कर रखी है, इंपोर्ट ड्यूटी आपके पास में चार्ज करता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया उस टाइम पर? आपके पास जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, तो हमने कहा इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड वाइड क्या थी? आपके पास रेपुटेशन थी, मार्केट था। और जब इंडिया वाले बाहर भेजते थे तो उस पर क्या चार्ज कर दिया उन्होंने? हैवी ड्यूटी लगाना चार्ज कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा चार्ज करनी स्टार्ट कर दी। और अगर वो ज्यादा टैक्सेस लगा देंगे, इंडिया अगर बाहर बेच रहा है और उस पर ज्यादा टैक्सेस लगा देंगे, तो क्या बाहर वालों के लिए वो चीजें महंगी हो जाएंगी? और सोचो जब बाहर वालों के लिए वो चीजें महंगी हो जाएंगी तो दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में ये गुड्स महंगे होंगे, तो क्या वो खरीदेंगे या डिमांड धीरे धीरे कम होने लगेगी? कम होने लगेगी। दूसरी बात ये थी कि जैसे ही बाहर से जो गुड्स आते थे, ब्रिटेन वाले, जो ब्रिटेन के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे जो कि मशीन से बने होते थे, हमारे यहाँ तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन मेड होते थे, मतलब खुद बनाते थे हम। और वहां पर क्या था? वो मशीन मेड। तो अब एक तो सोचो मशीन मेड प्रोडक्ट की थोड़ी सी क्वालिटी ज्यादा फाइन होगी आपके पास में। दूसरा, अगर लोगों को सस्ता मिल जाए तो वहां से जो गुड्स वो यहाँ मंगवाते थे, मीन्स ब्रिटेन से जो गुड्स यहाँ इंपोर्ट करते थे, उन गुड्स के ऊपर उन्होंने कहा इंपोर्ट ड्यूटी हम नहीं लेंगे, फ्री कर दिया। तो इसका मतलब जब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी तो वो गुड्स इंडिया में सस्ते आ जाएंगे। तो जब इंडिया में वो सस्ते आएंगे तो आज भी हो क्या रहा है? चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते हैं हमारे पास। यही तो कह रहे हैं, तभी तो इंडिया वाली जो कंपनीज हैं वो नहीं लोग उसको प्रेफर करते, क्योंकि हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी महंगी है और वहां से जो भी चीजें आती हैं वो सब सस्ती हैं। तो लोग वही देखते हैं कि सस्ता क्या है, उसी की डिमांड ज्यादा करते हैं। तो ऐसा ही पहले हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इस चीज को डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ और दूसरे के प्रोडक्ट के लिए कुछ और, मीन्स इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए कुछ और। इंडिया बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इंडिया बाहर से इंपोर्ट और उनके जो खुद के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनके जो खुद के प्रोडक्ट आ रहे हैं, उन सब पे क्या कर दिया उन्होंने? ड्यूटी फ्री कर दी। ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फ्री कर दिया, जिससे कि वो इंडिया में क्या हो जाए? सस्ते हो जाएं। और जब लोगों को सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो फिर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इंडिया वाले धीरे धीरे डिमांड, इस तरीके से फॉरेन डिमांड भी इफेक्ट हो गई और डोमेस्टिक डिमांड भी इफेक्ट हो गई। और जब ये डिमांड धीरे धीरे कम हो गई तो ऑब्वियसली वो खत्म हो गया सिस्टम। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी इसकी मेन थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो आपके पास में हमने कहा कि जिस चीज में हम वर्ल्ड फेमस थे, ग्रोथ करना तो दूर की बात है, जिस चीज में हम वर्ल्ड फेमस थे अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, वो इंडस्ट्री भी डिक्लाइन कर गई। और उसके डिक्लाइन करने के पीछे जो रीजन था वो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। एज इन द केस ऑफ द एग्रीकल्चर सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कुड नॉट डेवलप साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल, even as the country's world famous handicraft industries declined. No corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former. जब तक ब्रिटिशर्स रहे तो उन्होंने यहाँ, उनकी कोशिश रही कि यहाँ पर इंडिया में डेवलपमेंट ना हो, इंडस्ट्रीज यहाँ पर ग्रो ना करें, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो करेंगी तो उनके गुड्स फिर कौन खरीदेगा? बात ये था। इसलिए उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं होने दिया। द प्राइमरी
मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी-इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वाज टू फोल्ड। तो ये आपके पास लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो तरफा थी ये। उनकी जो ये पॉलिसी थी इंडिया को धीरे धीरे सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज, मतलब जो इस इंडस्ट्री में हम अच्छे थे उसको भी खत्म कर देना, सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वाज टू फोल्ड। द इंटेंशन वाज, पहली इंटेंशन थी कि इंडिया को क्या बनाया जाए, रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया जाए, और दूसरी इंटेंशन थी कि वो इंडिया को क्या बना दिया जाए, कंज्यूमर बना दिया जाए। फर्स्ट, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ important raw materials for the upcoming modern industry in Britain। पहला तो ये काम था। एक तो इनका ये था आपके पास में ऑब्जेक्टिव कि इंडिया को क्या किया जाए, मेयर एक्सपोर्टर, हम जब रॉ मटेरियल उनको बेचेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, एक्सपोर्टर। तो मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, एक तो ये पॉलिसी थी। और दूसरा, टू टर्न इंडिया into a sprawling market for the finished products of those industries so that their continued expansion। भाई ऑब्वियसली जब वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं, इनपुट मिल जाएगा तो आउटपुट भी तो चाहिए, उनको बेचने के लिए डिमांड भी तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में इस तरीके से इंडिया को हम टर्न कर देंगे अच्छे मार्केट में, कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट मिलेगा नहीं तो ऑब्वियसली उनको ब्रिटेन से ही प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। सो दैट देयर कंटिन्यूड एक्सपेंशन कुड बी एंश्योर्ड टू द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ their home country, Britain। In the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industry, इसकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन होने की वजह से, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने की वजह से दो प्रॉब्लम अराइज हुई। एक तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, है ना भाई, कोई भी इंडस्ट्री चल रही है और अब वो इंडस्ट्री बंद हो जाए, डिक्लाइन कर जाए, तो दो प्रॉब्लम आएंगी। एक तो जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे अब वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। दूसरा, बता सकते हो दूसरी क्या पॉलिसी, दूसरी दिक्कत क्या है। दूसरी दिक्कत ये थी कि जो ये प्रोडक्ट, जिन जिन इन प्रोडक्ट की डिमांड थी इंडिया में, अब इंडिया में कोई और डेवलप उन्होंने होने नहीं दी इंडस्ट्री, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या आपके पास में कोई लोकली मेड गुड्स थे सेटिस्फाई करने के लिए, नहीं। तो फिर इंडिया को क्या करना पड़ेगा, ब्रिटेन से लेने पड़े, उसमें भी ब्रिटेन का फायदा हुआ। तो हमने कहा यहाँ पर वॉज क्रिएटेड नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो हुई ही हुई, साथ में जो डिमांड थी ना इंडियन कंज्यूमर्स की इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट, नाउ डिप्राइव्ड ऑफ, यहाँ पर कोई लोकली मेड गुड्स नहीं थे, जिसकी वजह से इंडिया में क्या किया गया, इस डिमांड को प्रॉफिटेबली मैट किसने कर दिया, फ्रॉम चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट पैरा। तो आप एक चीज समझ रहे हैं कि सिस्टमेटिकली जो उन्होंने धीरे धीरे इंडिया इंडिजिनस जो हमारी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको डिक्लाइन करने की वजह से इंडिया में दो प्रॉब्लम हुई। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई बड़े लेवल पर, दूसरा कोई लोकली मेड गुड्स अवेलेबल थे ही नहीं इंडिया के कंज्यूमर मार्केट को यहाँ पे गुड्स की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो फिर इंडिया को क्या करना पड़ा, यहाँ ये इसका फायदा भी किसने उठाया, ब्रिटिशर्स ने उठाया। और ब्रिटिशर्स ने जो वहां से इंपोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन लेकर आए, वहां से इंपोर्ट कर लेते थे और इंडिया ऑब्वियसली फिर इन्हीं को ही खरीदने लग गया। कोई दिक्कत है इसमें, चलो आज इतना ही पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी अपन इसको कल करेंगे। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर नहीं एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर मतलब हम यहाँ से इंडिया उनको सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल, तो जब इंडिया उनको सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल तो उसको एक्सपोर्टर कहेंगे। अब सप्लाई कब करेगा, जब यहाँ पर कोई इंडस्ट्री को आप डेवलप नहीं होने दोगे, और खास करके कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो फिनिश गुड्स बनाते, मतलब दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स वगैरह बनाती है। तो अब यहाँ पर कोई ऐसी इंडस्ट्री थी नहीं कि हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाए, तो ऑब्वियसली हमारी मजबूरी है कि हमें अपने रॉ मटेरियल को देना पड़ेगा, और वो ब्रिटिशर्स ले लेते थे। चलिए ओके, टाटा बाय बाय।